हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रबोध। मैं मुंड अकाडमी से हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 9 जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आप लोगों ने पहले फोर्स क्या होता है, कि कितने तरह के होते हैं, इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इस यहाँ से हम बेसिक फोर्स के से शुरू करेंगे कि फोर्स क्या होता है और ये सब। उसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन पे जाएंगे। तो आज इस क्लास में, इस वीडियो में हम फोर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले चैप्टर 8 में हमने डिस्कस किया था कि फोर्स क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, फोर्स का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या काम करता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला आता है इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर 8 में हमने कवर किया था मोशन, कि मोशन क्या होता है, मोशन कितने तरह के होते हैं, ये सब कवर किया था। तो इस चैप्टर में हम पहले देखेंगे कि मोशन क्यों होता है, ऐसा कौन सा फैक्टर है या फिर ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि मोशन को ट्रिगर करता है, जो ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अगर आप कोई एक ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स देते हो तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उसका स्पीड चेंज होता है, वो बढ़ सकता है, घट भी सकता है। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिर डू ऑल मोशन रिक्वायर ए कॉज, कोई भी मोशन होने के लिए क्या कुछ कॉज होना जरूरी है, अगर है तो उस कॉज का नेचर क्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आ गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? तो फोर्स का कॉन्सेप्ट बेस्ड है किसी भी चीज को पुश करने से, जैसे धक्का देने से या फिर हीट करने से या फिर पुल करने से, ऐसे खींचने से। सो पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। देखिए ये बच्चे को देखिए, हमारा छोटा सा बच्चा, ये एक ट्रॉली को मूव कर रहा है। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ना, लगभग सभी ने शॉपिंग मॉल गए होंगे। शॉपिंग मॉल में से आप ट्रॉली को कैसे मूव करेंगे? ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आपके सामने ट्रॉली खड़ा है, अगर आप ट्रॉली को बोलेंगे कि भैया भैया इधर आ जाए, इधर आ जाए, वो तो नहीं आएगा। तो इसको मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको हाथ से पकड़ना पड़ेगा और इसको ऐसे पुश करना पड़ेगा, ऐसे पुश करना पड़ेगा, तभी ये ट्रॉली मूव होगा। तो ये होगा पुश का एग्जाम्पल। अब देखिए दूसरा वाला एग्जाम्पल, ये हो गया एक टेबल, इसमें एक ड्रॉयर है। तो एक ड्रॉयर को आप कैसे खोलेंगे? ऐसे खींचेंगे, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे खींचेंगे ड्रॉयर को, तभी ये खुलेगा। अब ये लड़की को देखिए, ये एक हॉकी स्टिक है, इसको, इस हॉकी स्टिक से ये क्या कर रही है, ये जो बॉल है इसको हिट कर रही है, एक हिट कर रही है। तो ये सारा का सारा हो गया फोर्स का एग्जाम्पल। तो फोर्स कब आता है? फोर्स जनरली दो चीज़ों से आता है, या तो आप एक चीज़ को पुश करते हो या फिर पुल करते हो। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक एफर्ट है। फोर्स इज एन एफर्ट। नाउ दिस एफर्ट कैन अप्लाइड बाय ईदर मैन और मशीन। तो फोर्स एक ऐसा एफर्ट है जो कि या तो एक इंसान दे सकता है, या फिर कोई एक एनिमल दे सकता है, या फिर कोई एक मशीन दे सकती है, कुछ भी, कोई भी दे सकता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्स का कॉन्सेप्ट। फोर्स जनरली एक पुश या फिर एक पुल होता है। A force can be used to change the magnitude of velocity of an object, that is, to make the object move faster or slower or to change its direction of motion. हमने देखा कि फोर्स क्या होता है, फिर फोर्स हम क्यों यूज करते हैं। कोई भी चीज का वेलोसिटी को कम करने के लिए, या फिर बढ़ाने के लिए, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम फोर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका एक प्लेन हो गया, यहाँ पे एक बॉल है, बॉल धीरे 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 ऐसे रोल करके इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको पीछे से ऐसे किक मारेंगे। तो किक मारेंगे तो क्या होगा? बॉल जोर से जाना शुरू करेगा, जोर से तेजी तेजी से जाना शुरू करेगा। तो हमने फोर्स दिया, बॉल का वेलोसिटी या फिर बॉल का स्पीड बढ़ा। ठीक है। उसके बाद सेम एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है। आप क्या करोगे? इसको अपने हाथ से ऐसे रोक दोगे। तो क्या किया? बॉल जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया। यहाँ पे बॉल का स्पीड, बॉल का वेलोसिटी घट गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है। तो या फिर
आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा जो कि क्रिकेट खेलते हैं। अब क्रिकेटर्स क्या करते हैं, बॉलर तो बॉल डालता है, तो बैट्समैन क्या करता है, उस बॉल को अपने बैट से हिट करता है। तो हिट करने का मतलब क्या है, उस बॉल का डायरेक्शन को वो चेंज कर रहा है। जिस डायरेक्शन में रन लाने के मैक्सिमम चांसेस हैं, उस डायरेक्शन में बैट्समैन बॉल को हिट करता है, ताकि बॉल का डायरेक्शन उस तरफ हो जाए, उस तरफ चेंज हो जाए, या फिर बॉल उस डायरेक्शन में मुड़ जाए और वो अपना रन एक्वायर कर ले। ठीक है, तो ये हो गया सब फोर्सेस का इफेक्ट, फोर्सेस का एप्लीकेशन। ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप फोर्स अप्लाई करके आप कोई एक ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर सकते हो या फिर उसका साइज को चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये एक स्प्रिंग है, अब इसको क्या करोगे, अब दोनों तरफ से खींचोगे, ऐसे दोनों तरफ से खींचोगे। ये स्प्रिंग है या फिर एक रबर है, रबर को आप एक दोनों तरफ से ऐसे खींचोगे तो क्या होगा, उसका लेंथ बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ने से क्या हो रहा है, उसका साइज में चेंज आ रहा है। ठीक है, या फिर ये लीजिए, ये एक बॉल है। ठीक है, एक रबर बॉल है। एक रबर बॉल को ऐसे आप हाथ में से पकड़ के दोनों तरफ से ऐसे प्रेस करोगे, इस तरह से दोनों तरफ से प्रेस करोगे, तो उसका कि ये पहले किस तरह का शेप था, स्पेरिकल शेप था, तो अभी ये हो गया ओवाल शेप। इसका शेप चेंज हो गया, इसका साइज, शेप, ये सब चेंज हो सकता है अगर आप इसमें कुछ फोर्स अप्लाई करें तो। ठीक है, तो जनरली हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सम चेंज, फोर्स दो तरह का होता है। एक हो गया आपका बैलेंस्ड फोर्स, एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिए, अच्छे से इस डायग्राम को देखिए। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एक चीज जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि ये मैं अपने हाथ के ऊपर अपने सेल फोन रख लिया। अब इसको अगर मैं कुछ फोर्स दे रहा हूँ, फोर्स देने के बाद भी ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। जैसे कि मैं इसको हल्का सा पुश करने की कोशिश करूंगा पर ये मूव नहीं होगा, जैसा का वैसा ही है, इसलिए हो गया बैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ये देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स, इट चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन। मोशन का स्टेट को चेंज कर, ऑब्जेक्ट का स्टेट को चेंज करता है, स्टेट ऑफ मोशन में। जैसे कि ये रेस्ट है, तो अभी मैं इसको ऐसे ऐसे हटा रहा हूँ, तो क्या हो गया, ये रेस्ट था, अब ये मूव कर रहा है, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। इस एग्जाम्पल्स को इससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हो गया एक टेबल, टेबल के ऊपर एक किताब रखी हुई है, ये हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन। अगर मैं इस किताब के ऊपर कुछ फोर्स देता हूँ, एक्स डायरेक्शन या फिर वाई डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में दे सकता हूँ, कुछ उस फोर्स के एप्लीकेशन के वजह से अगर ये किताब अपना प्लेस चेंज कर रहा है अगर, तो वो हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, देखिए स्टेट ऑफ मोशन दो तरह का हो सकता है, एक हो गया रेस्ट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या फिर मोशन में रहेगा। अभी ये टेबल के ऊपर ये किताब रेस्ट में है, अगर यहाँ पे मैं कुछ एक फोर्स देता हूँ, जिस फोर्स के वजह से अगर ये वाली किताब अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे जाती है या फिर शिफ्ट होती है, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर फोर्स देने के बाद में भी अगर ये किताब अपनी जगह चेंज नहीं करती है, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस किताब को एक धागे से जोड़ दिया, ऐसा एक धागे से जोड़ दिया। अब यहाँ पे मैंने एक चींटी से इसको बांध दिया, इस किताब को एक धागे से जोड़ दिया, इस धागे को चींटी से बांध दिया एंड से। तो क्या ये चींटी इस किताब को खींच पाएगी, नहीं खींच पाएगी। चींटी तो आगे जाने की कोशिश कर रही है, पर चींटी जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो फोर्स इसको खींच नहीं पा रहा है, तो वो हो गया बैलेंस्ड फोर्स। मतलब चींटी कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है फिर भी ये किताब अपने जगह पे ही है, ये बैलेंस्ड कंडीशन में है, तो ये बैलेंस फोर्स हो गया। तो अगर चींटी के जगह पे मैं खुद इसको खींचने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ये किताब अपनी जगह से हट जाएगा, मतलब किताब अनबैलेंस्ड हो गया, तो वो फोर्स हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसके वजह से इस किताब का स्टेट ऑफ मोशन जो कि रेस्ट में था वो मूव किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स भी होता है। फ्रिक्शन इज नथिंग बट ए फोर्स, फ्रिक्शन एक फोर्स ही होता है।
अब फ्रिक्शन ऑटोमेटिक आता है, फ्रिक्शन को हम जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, फ्रिक्शन ऑटोमेटिक आता है। जब भी दो बॉडी में कुछ कांटेक्ट होता है तो उस कांटेक्ट सरफेस में कुछ फ्रिक्शन आता है। तो देखिए इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। फ्रिक्शन फोर्स अराइज बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। जब भी कोई भी दो सरफेसेस में कांटेक्ट आता है तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स आता है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है इस एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये है एक टेबल है, टेबल, इसको दो बच्चे इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ताकि ये क्या चाह रहे हैं कि ये वाला जो टेबल है वो आगे चला जाए, ऐसे मूव हो जाए। ये थोड़ा सा हल्का सा धीरे धीरे ऐसे पुश कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, जब भी हम कोई चीज को पुश करते हैं तो वो आगे जाना चाहिए, कोई भी चीज को अगर हम पुल करते हैं तो वो हमारे तरफ आना चाहिए। तो ये दोनों इसको पुश कर रहे हैं पर ये नहीं जा रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए आपके सामने बहुत एक बड़ा सा पत्थर है, आप उसको अपनी छोटी उंगली से ऐसे पुश करोगे, आप कर पाओगे? आप बाहुबली तो नहीं हो तो पुश नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों बच्चे भी क्या कर रहे हैं, इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं पर ये आगे नहीं जा रहा है। तो हमने एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दिया तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहिए, पर फिर भी वो ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने जो फोर्स दिया है उस फोर्स को कोई और एक फोर्स कैंसिल कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, तभी तो ये नहीं जा रहा है, नहीं तो जा सकता है। तो वो जो फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि अप्लाइड फोर्स को कैंसिल कर रहा है। देखिए ये वाला फोर्स, मान लीजिए ये वाला फोर्स हो गया अप्लाइड फोर्स, जो कि ये दोनों बच्चे इस टेबल के ऊपर दे रहे हैं। अब ये वाला फोर्स हो गया एक ऐसा फोर्स जो कि इस फोर्स को कैंसिल कर रहा है, तभी तो ये बक्सा नहीं जा रहा है। अगर ये वाला फोर्स को हम जीरो कर दें तो ये बक्सा आगे चला जाएगा, पर क्योंकि ये फोर्स जीरो नहीं है तभी ये बक्सा आगे नहीं जा रहा है। मतलब ये वाला फोर्स इस अप्लाइड फोर्स को कैंसिल कर रहा है। अब ये फोर्स कहाँ पे आ रहा है, देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या बोल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे सरफेस कौन सा है, एक वाला ये वाला सरफेस जो कि बक्से का नीचे वाला सरफेस है, और दूसरा वाला है ये फ्लोर जिसके ऊपर ये बक्सा रखा हुआ है। अभी ये दोनों के बीच में एक कांटेक्ट सरफेस है, तो इस कांटेक्ट सरफेस की वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है जो कि अप्लाइड फोर्स को कैंसिल कर रहा है। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि अप्लाइड फोर्स वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन हु इज अप्लाइंग द फोर्स और द मशीन हु इज अप्लाइंग द फोर्स। अब ये यहाँ पे एक अगर बड़ा आदमी को खड़ा कर दोगे तो ये वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा आदमी ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकता है, पर इसका एक लिमिट है, फ्रिक्शन फोर्स का एक लिमिट है। तो अभी यहाँ पे क्या हो, ये पहले ये दोनों बच्चों ने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया पर इसको मूव नहीं कर पाए। तो अभी ये क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों बच्चे एक्स फोर्स अप्लाई किए, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी एक्स है, तो ये दोनों एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया। तो अभी देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था चैप्टर 8 में स्केलर वेक्टर। तो ये डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ये वाला फोर्स का डायरेक्शन ये है तो इसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं, ये वाला फोर्स का डायरेक्शन ये है तो इसको हम नेगेटिव मान सकते हैं। तो ये हो गया प्लस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया जीरो, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया जीरो। तो ये अपनी जगह से नहीं हटेगा। तो अब ये क्या करेंगे, पहले ये एक्स फोर्स अप्लाई करते थे, अभी एक्स के साथ कुछ और एक फोर्स डेल एक्स, ठीक है। अब ये थोड़ा अपना फोर्स बढ़ा दिए तो उस हिसाब से फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये वाला फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स देते हो तो फ्रिक्शन का फोर्स अपने आप बढ़ जाता है, पर फ्रिक्शन का फोर्स जो बढ़ता है उसका एक मैक्सिमम लिमिट है। आप जो अप्लाई फोर्स कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसका लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे ये भी हो गया एक्स प्लस डेल एक्स, अब ये प्लस एक्स प्लस डेल एक्स, ये माइनस एक्स प्लस डेल एक्स, ये कैंसिल हो गए, ये बक्सा फिर भी मूव नहीं कर रहा है। अभी क्या कर रहा है, ये दोनों बच्चे अभी पूरा जी जान लगा पूरा से जोर से प्रेस कर रहे हैं। तो जोर से प्रेस करने से क्या होगा, अब फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं बढ़ सकता, ठीक है। पर ये तो अपना पूरा जोर जान लगा के फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देखिए इस फोर्स का इतना वैल्यू है,
इस फोर्स का इतना वैल्यू है। अब ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गया, जैसे कि मान लीजिए ये अप्लाइड फोर्स हो गया 10 न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। अब फ्रिक्शन फोर्स का इसका वैल्यू हो गया मान लीजिए 8 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब +8 -10 कितना हो गया? +2, 2 हो गया। तो ये 2 न्यूटन फोर्स, ये वाला 2 न्यूटन फोर्स इस बक्से को इस डायरेक्शन में पुश करेगा, जिसके वजह से ये बक्सा आगे मूव करेगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। तो इट बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्सेस डज नॉट मूव। अब फ्रिक्शन क्या करेगा? जो हम इसको पुश कर रहे हैं उसको बैलेंस करेगा। If the children push the box harder still, the pushing force becomes bigger than the friction force. There is an unbalanced force, so the box start moving. तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जब तक ये बच्चा इन दोनों केस में ये दोनों बच्चे इसको फोर्स दे रहे हैं तो ये मूव नहीं कर रहा है, तब तक ये बैलेंस्ड फोर्स है। क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, ये अपने बैलेंस कंडीशन में ही है, तब तक ये बैलेंस फोर्स है। जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट हो गया, फोर्स क्या हो गया? अनबैलेंस्ड हो गया, मतलब ये बक्सा अनबैलेंस्ड हो गया। सो द बॉक्स स्टार्ट मूविंग। दस टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ता है, ठीक है। तो अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।